हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 42 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो किसकी बात करता है। सेक्शन 42 बात करता है जो एसएससी इंगेज है किसमें, मतलब मिनरल्स ऑयल्स के प्रोस्पेक्टिंग में इंगेज है। प्रोस्पेक्टिंग मीन्स क्या होता है, जो सर्च करना, खोज करना कि मिनरल्स ऑयल्स जो ज़मीन के नीचे कहाँ पर हैं, उस बिजनेस में जो एसएससी इंगेज है उसके लिए ये बात करता है कि ये डिडक्शन उसको कैसे मिलेगा। Section 4. This section enables assessee to claim an allowance which may on general principle be inadmissible. That is allowance in respect of वो कौन से खर्चे होते हैं कि मैं बात करूँ उसकी, द अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर विच वुड बी रिगार्डेड एज एन एक्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, एक्रिएशन ऑफ कैपिटल on ground that it brings into existence an assets of enduring benefit or constitutes initial expenditure incurred on the setting up of profit earning machinery in motion. It must further be noted that these concessions can be availed of only relation to the contract arrangement entered into by central government for prospecting for or एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स ऑयल। बाकी जो खर्चे हैं मैंने बोला था कि अगर दूसरे बिजनेस में मतलब मिनरल्स ऑयल के प्रोस्पेक्टिंग के खोज के अलावा अगर कोई दूसरे बिजनेस में होते हैं तो जनरल प्रिंसिपल में क्या होता है, वो खर्चे डिसअलाउ होते हैं। इससे कि अगर मिनरल्स ऑयल के प्रोस्पेक्टिंग या उसका एक्सट्रैक्शन या प्रोडक्शन में क्या होता है कि उस पर जो हम अगर जो एसएससी उस बिजनेस में है उसे क्या करना होता है, उसको कैपिटल एसेट्स का इन्वेस्ट करना होता है इनिशियली, कि क्या क्यों किस पर्पज़ के लिए, कि ज़मीन के अंदर से तेल निकालने के लिए, उसका खोज करने के लिए उसको ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, उसको सर्च करना पड़ेगा, तो काफ़ी खर्च आ जाता है। जो ये खर्च कैपिटल नेचर के होते हैं, इसलिए दूसरे बिजनेस में अदर देन द क्या प्रोस्पेक्टिंग फॉर मिनरल्स ऑयल्स के केस में के अलावा अगर कोई दूसरा बिजनेस है तो उसमें डिसअलाउ होगा। बट हमारे जो मिनरल्स ऑयल्स के प्रोस्पेक्टिंग में अगर जो एसएससी इंगेज है वो उसको अलाउ हो जाएगा, ये खर्चे अलाउ होते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात क्या है कि इसमें जो एसएससी इंगेज होगा, इस टाइप के खर्चे अगर इसको अलाउ हो रहे हैं, उसको क्या करना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट करना होगा। किसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करना होगा, या तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एक पार्टी रहेगी, या तो उसका कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट का एसोसिएशन रहेगा। किस पर्पज़ के लिए, कि प्रोस्पेक्टिंग फॉर और एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ द मिनरल्स ऑयल्स के लिए। अगर हम क्या करते हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हमारा कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो इसमें क्या होगा, एक खर्चे हमें अलाउ नहीं होंगे। तो स्पेशली नोट करने वाली बात यह है, जो एग्रीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा, वो हमारे जो वो पार्लियामेंट में जो दो असेंबली हैं, राज्यसभा और लोकसभा, इसमें इसको क्या करना होगा, पार्लियामेंट के सामने पेश करना होगा। राज्यसभा और लोकसभा के सामने इसको जो सेशन चलता है उसमें उनको सेंट्रल गवर्नमेंट इस दोनों एग्रीमेंट को उसमें पेश करेगी। यहाँ पर जो खर्चे हैं, मोटा मोटा जो बात करें, तीन खर्चे हैं जो मतलब बात करते हैं अलाउंस की। हम यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात है, मैंने बोला कि जनरल जो प्रिंसिपल में जो बिजनेस जो अदर देन जो प्रोस्पेक्टिंग फॉर मिनरल्स ऑयल्स के बिजनेस के अलावा अगर दूसरा बिजनेस है उसमें अलाउ नहीं होगा, तो जो जनरल नेचर के खर्चे हैं वो तो अलाउ होंगे। बट जो स्पेसिफिक नेचर के जो खर्चे हैं यहाँ पर, जिसे एक क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स की बात करता है, जो ब्रिंगिंग जो हम इंस्टॉल करते हैं किसके लिए, मिनरल्स ऑयल की खोज के लिए, उसका एक्सट्रैक्शन के लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए, इस टाइप के जो खर्चे हैं वो अलाउ होंगे। अब अलाउंसेस ऑफ एक्सपेंसेस की बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये पहला बात क्या कर रहा है यहाँ पर, जो परमिसिव जो यहाँ तीन तरह के एक्सपेंडिचर जो हमें अलाउ होते हैं। पहला क्या है कि द एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ infructuous or abortive exploration expenses in respect of area surrender prior to
बिगिनिंग ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन बाय द एसएससी। यहाँ पर इनफैक्ट्रियस में क्या होता है कि जो हमने खर्च करा वो निष्फल रहा, वो मतलब जो हमने खर्च करा वो क्या रहा, वो फ्रूटफुल नहीं रहा। हमने एक्सप्लोर कर रहा, हमें कोई कंपनी थी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट था कि वो मिनरल्स वाइज की खोज करेंगी, सर्च करेंगी कहाँ है नहीं है। बट ये जरूरी नहीं है कि हम जहाँ खोज कर रहे हैं, जो कंपनियां होती है अनुमान के बेसिस पे करती हैं कि यहाँ हो सकता है, मिल सकता है, मतलब कितनी बार नहीं मिलते। अगर जो खर्चे, अगर मान लें हमने जहाँ सर्च करना एक पार्टिकुलर एरिया में स्टार्ट करा, अगर हमने वो क्या क्या हो, अगर वहाँ पे कोई मिनरल्स वेल्स नहीं मिले, उसका रिजर्व नहीं मिला, तो क्या होगा, वो तो भी वो खर्चे अलाउ होंगे। यहाँ इनफ्रैक्टियस और अबॉर्टिव एक्सप्लोरेशन एक्सपेंसेस की बात कर रहा है कि मतलब अगर हमने खोज करे, अगर वो निष्फल रहा या हमने उस पर कोई फ्रूटफुल अगर नहीं रहा, अगर हमें वाइल्ड रिजर्व मिनरल रिजर्व नहीं मिले ज़मीन के अंदर, तो भी हमें खर्चे अलाउ हो जाएंगे। एक्सपेंसेस कब होना चाहिए? प्रायर टू द बिगिनिंग ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्शन। ऑब्वियसली बात है कि अगर हम कमर्शियल पर जब कोई मिला ही नहीं, कोई वाइल्ड रिजर्व मिला ही नहीं, तो उसका प्रोडक्शन कैसे हो सकता है? तो इसलिए प्रायर टू बिगिनिंग ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्शन अगर हम करें कि इस टाइप के खर्चे जो हैं वो हमें अलाउ हो जाएंगे। दूसरा आता है क्या कि आफ्टर बिगिनिंग ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्शन। दूसरा क्या है? आफ्टर बिगिनिंग ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्शन। द कमर्शियल प्रोडक्शन के बाद भी अगर हम कोई सर्च कर रहे हैं, तो वो खर्चे सर्च मीन्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं। ड्रिल मतलब जमीन के अंदर ड्रिल करके ही पता लगेगा ना कि भाई ऑयल रिजर्व कहाँ है। तो इसको एक बार समझते हैं। आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्शन, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एसएससी वेदर बिफोर और आफ्टर सच कमर्शियल प्रोडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्रिलिंग, एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी और सर्विसेज, और इन रिस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एसेट्स यूज्ड इन दैट कनेक्शन। यहाँ पर क्या हुआ है कि अगर हम कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद, या तो उसमें हमने क्या करा है, कोई ड्रिलिंग पे एक्सपेंसेस करे हैं, या तो एक्सप्लोरेशन पे खर्च कर रहा है, या उस टाइम कोई सर्विस ली है, या कोई हमने फिजिकल एसेट्स को यूज करा है। किसके लिए? ड्रिलिंग के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए। किस पर्पस के लिए? पर्पस क्या है यहाँ पर हमारा? एक्सप्लोरेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ऑफ फॉर मिनरल्स ऑयल्स। अगर हमने इस टाइप के कोई खर्चे करे हैं, तो हमें वो खर्चे अलाउ हो जाएंगे। मेनली ये खर्चे क्या है, मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं, ये रिपीट क्या है? कैपिटल नेचर के खर्चे हैं। कैपिटल नेचर के सारे खर्चे की बात करता है यहाँ पर। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कोई एसएससी इंगेज है बिजनेस में, अब चलिए पहले एससी को डिस्कस करते हैं। टू डिप्लेशन ऑफ मिनरल्स ऑयल्स इन द माइनिंग एरिया। तो डिप्लेशन क्या है? ये थोड़ा सा हटके है। ये डिप्लेशन ऑफ मिनरल्स टू द डिप्लेशन ऑफ मिनरल्स ऑयल इन द माइनिंग एरिया। यहाँ पर जो अगर हमें जो माइनिंग एरिया हमें अलाउ होती है, उसका क्या होता है? ये एक कैपिटल नेचर का होता है हमारा। हमने जो खर्च कर रहे हैं उसको एक्वायर करने में, हमने जो खर्च करा है एक्वायर करने में, इसका टेंडर निकलता है। हमारा क्या होता है? ये टेंडर निकलते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, और अगर टेंडर हमें मिल गया तो हमें कुछ ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये हमारे क्या हो गया, अगर हमें कोई किसी स्पेसिफिक एरिया में हमें कोई माइन अलॉट होती है, मिनरल किसकी? ऑयल रिजर्व की, उसके एक्सट्रैक्शन के लिए। तो जैसे जैसे हम तेल निकालेंगे उससे, जैसे जैसे हम उसके अंदर से मिनरल्स ऑयल्स को निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो ऑयल रिजर्व क्या होगा? डिप्लीट होगा। तो उसमें एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या होगा? ये हमें डिप्लेशन, काइंड ऑफ डिप्रिसिएशन हो गया। डिप्लेशन मीन्स यहाँ पर एक काइंड ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया। काइंड ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया जो फिक्स एसेट्स में हमें मिलता है, हमें अलाउ होता है खर्चे सेक्शन 32 में। ये काइंड ऑफ क्या हो गया? डिप्रिसिएशन हो गया। बट यहाँ सेक्शन 2 में नहीं मिलेगा ये,
जो हमें यहाँ एग्जाम्पल के मैंने लिया है, जो एक काइंड ऑफ डिप्रिसिएशन हो गया, ये कहाँ मिलता है हमें? डिप्रिसिएशन का अलाउंस हमें 32 में मिलता है। इसमें कोई मॉनेटरी एक्सपेंसेस नहीं होती। जो मैंने मॉनेटरी एक्सपेंसेस हमने किसके लिए इनकर करा है? फॉर एक्वायरिंग और इंस्टॉलिंग द फिक्स एसेट्स, उस पर हमें डिप्रिसिएशन मिलता है। हम लोग चार्ज करते हैं, उसका डिडक्शन मिलता है। सिमिलरली अगर एसएससी ने क्या करा है, जिसके सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट हो रखा है, दोनों पार्लियामेंट मतलब राज्यसभा और लोकसभा के सामने उसको पेश किया जा चुका है। अगर एसएससी को कोई वाइल्ड रिजर्व का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है एक्सट्रैक्शन के लिए, तो उसमें क्या होगा? उसमें अगर जैसे जैसे उसके अंदर से मिनरल सॉइल्स को निकाला जाएगा उस माइन से, तो उसका क्या होगा? डिप्लीट होगी, उसकी वाइल्ड रिजर्व डिप्लीट होगी, कम होगी। तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा इसमें? एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? इस पर डिप्लीशन चार्ज करेंगे। जो एग्रीमेंट हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एसएससी का, उसमें क्या होगा? उस एग्रीमेंट में स्पेसिफाइड टर्म के अकॉर्डिंग, स्पेसिफाइड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा? वो डिप्लीशन चार्ज होगा, जो हमने टेंडर में जो हमने खर्च करें, जो बैलेंस शीट में हमारा जो एसेट्स दिखा रहा होगा, जो वाइल्ड रिजर्व में जो हमने खर्च करे हैं, ये हमारा नॉन मॉनेटरी एक्सपेंसेस है, जैसे हमने डिप्रिसिएशन में फिक्स में हम लोग चार्ज करते हैं। फिर एक बार समझते हैं, तो हम इसको in respect of the assessment year relevant to the previous year in which commercial production is begun for such succeeding year as may be specified in the agreement। अगर हमें क्या होगा? जिस साल ये हमें कब तक मिलेगा डिप्लेशन? कब मिलेगा डिप्लेशन ऑफ मिनरल्स ऑयल? ये तो नॉन मॉनेटरी आइटम है। कब से मिलेगा? जिस साल हमने कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा है और सक्सेडिंग ईयर्स में। अब कब तक मिलेगा? वो किस पे स्पेसिफाइड होगा? एग्रीमेंट में। कौन सा एग्रीमेंट? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हमारा हो कर रखा है हमने। किसके लिए? प्रोस्पेक्टिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स ऑयल्स के लिए। अमाउंट ऑफ डिडक्शन की बात करते हैं। अमाउंट ऑफ डिडक्शन इसको समझते हैं। द सम दोज अलाउंसेस शुड बी कंप्यूटेड एंड डिडक्शन शुड बी मेड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन एग्रीमेंट entered into by the central government with any person for the association participation of central government or any authorized person by it in such business for prospecting exploration of mineral soils। इसमें क्या होगा? जो हम खर्चे अलाउ करेंगे वो किस बेसिस पे अलाउ होगा? जो मैनर हमने एग्रीमेंट में, जिस मैनर से एग्रीमेंट में स्पेसिफाई है, उसी मैनर में वो खर्चे अलाउ होंगे। बाकी दूसरे बिजनेस में क्या होता है कि हमने खर्च करे अलाउ हो जाएंगे हमने। बट यहाँ पर क्या है कि जो मैनर स्पेसिफाई है एग्रीमेंट में, उसी मैनर के अकॉर्डिंग हमें खर्चे अलाउ होंगे। आगे बोलता है, इट हैज बीन स्पेशली प्रोवाइडेड दैट द अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट आर बीइंग डीम्ड for the purpose of this allowance to have modified to the extent necessary to give effect to the terms of agreement. It may be noted that allowance in this regard are made in lieu of or in addition to other allowance permissible under the act depending upon terms of the agreement। अब यहाँ पर हमें इस बिजनेस में हमें क्या हो रहा है? जो भी खर्चे अलाउ हो रहे हैं वो किसके बेसिस पे हो रहे हैं? एज पर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। एज पर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट किसके साथ हमने इंटर किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, या उसका पार्टिसिपेशन है, या कोई ऑथराइज पर्सन है, उसके साथ हमने क्या करा है? यहाँ पर जो भी खर्चे होंगे, जो टर्म्स में जो मैनर स्पेसिफाइड है किसमें? एग्रीमेंट में। यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं हम लोग। यहाँ पर इन्होंने एक प्रोविजन डाल दिया है कि और जितने प्रोविजन है इनकम टैक्स के कि वो डीम्ड है, वो माना जाएगा कि वो अप्लीकेबल है। अब तो हमने बात कर ली खर्चे कौन कौन से मिलेंगे, कैसे हम क्लेम करेंगे। अब इशू क्या आता है कि अगर एसएससी ने क्या करा है बिजनेस को, उसने क्या करा? एसएससी ने सपोज मान लो उन्हें वाइल्ड रिजर्व को निकालने के लिए उसने क्या करा? एक सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट भी कर ली, उसको माइन अलॉट भी हो गया। सपोज वो बिजनेस किसमें? माइनिंग बिजनेस में, मतलब खर्चे भी कर दिए,
सब कुछ कर दिया, उसके बाद उसका मन हट गया इस बिजनेस में और बोलता है हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। अब ट्रांसफ़र के केस में बिजनेस किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है एसएससी, तो इस केस में क्या होगा? अब मतलब ट्रांसफ़र मीन्स मैं अभी बात करूं इसकी मर्जर और अमलगमेशन की के अलावा बात करूं मैं, मर्जर डिमर्जर और अमलगमेशन के अलावा मैं बात करूं बाकी और ट्रांसफ़र के बारे में कि बिजनेस ट्रांसफ़र का पासवर्ड ट्रांसफ़र कर दिया, तो उस केस में क्या होगा? अब उसको समझते हैं। टैक्सेबिलिटी इन केस ऑफ ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र मीन्स वो मतलब उस बिजनेस के ट्रांसफर जो प्रोस्पेक्ट फॉर प्रोफेक्टिंग ऑफ मिनरल्स वाइल्स की बात करता है यहाँ पर, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एग्रीमेंट इंटर इनटू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर द बिजनेस ऑफ द एसएससी कंसिस्टिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिंग फॉर और कंसिस्टिंग, बिजनेस में क्या कंसिस्ट होना चाहिए? कंसिस्टिंग ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ द प्रोस्पेक्टिंग फॉर और एक्सट्रैक्शन or production of petroleum or natural gas is transferred or any interest therein is transferred wholly or partially in accordance with aforesaid agreement। अगर जो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करा है उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर हमने किस बिजनेस को, पेट्रोलियम नेचुरल गैस के बिजनेस को क्या कर रहे हैं, जो के बिजनेस को हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। किस टर्म्स के अकॉर्डिंग? अगर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, टर्म्स के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं? उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जो हमने खर्च करे हैं उसका क्या होगा? उसमें 4 केसेस बनते हैं। तो पहला केस डिस्कस करें, वेयर द प्रोसीड ऑफ द ट्रांसफर आर लेस देन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड रिमेन अनअलाउड। जो हमें ट्रांसफर पे क्या होगा? हमें कुछ कंसिडरेशन मिलेगा। ट्रांसफर पे हमें कुछ क्या होगा? जो बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई फ्री में ट्रांसफर नहीं करता, उसके लिए कुछ मॉनेटरी टर्म्स में कुछ कंसिडरेशन मिलेगा जो ट्रांसफेरर को, जो जिसका बिजनेस है। अगर उसमें क्या बोलता है हमारा, इसमें क्या बोलता है कि जो हमारा जो एक्सपेंडिचर रिमेन अनअलाउड है, जो अभी अलाउ करना बाकी है, अगर उसमें क्या है, वो हम प्रोसीड से कम है, वो प्रोसीड से अधिक है, मतलब हमारा जो एक्सपेंडिचर अनअलाउड है, रिमेनिंग जो अनअलाउड है वो अधिक है, वो क्या है? अधिक है। और जो प्रोसीड मिला है, कौन सा प्रोसीड, कंसिडरेशन जो बिजनेस ट्रांसफर पे मिला है वो कम है। तो क्या होगा? द एक्सपेंडिचर रिमेन अनअलाउड आर रिड्यूस बाय द प्रोसीड ऑफ द ट्रांसफर shall be allowed in the previous year in which the business और इंटरेस्ट हैज बीन ट्रांसफर्ड। जिस साल हमें क्या करेंगे, अगर हमारा क्या है, जो हमने खर्चे अभी क्लेम करने बाकी हैं वो अधिक है और सेल प्रोसीड्स कम है, तो क्या होगा? जो दोनों का डिफरेंस होगा, सेल एक्सपेंडिचर रिमेन अनअलाउड लेस करेंगे इससे किसका? सेल प्रोफिट, वो अमाउंट ऑफ डिडक्शन हो जाएगा और जिस साल ये बिजनेस हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो हमें उस साल अलाउ हो जाएगा। इसको दोबारा रिपीट करूं, अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या होगा? जिस किस में कि सेल प्रोसीड कम है और एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड हुआ है, जो रिमेन अनअलाउड है, वो क्या है? अधिक है। तो दोनों का डिफरेंस एक्सपेंडिचर रिमेन अनअलाउड को माइनस किससे करेंगे? जो सेल प्रोसीड हुआ है वो हमारा डिडक्शन हो जाएगा। किस साल में? जिस साल में ये बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है। खर्चे कितने अलाउ हो जाएंगे कि जो हमने खर्चे अभी करने बाकी हैं, क्लेम करने बाकी हैं, और जो सेल प्रोसीड है दोनों का डिफरेंस, मतलब वो हमें अलाउ हो जाएगा। दूसरा केस क्या बोल रहा है? दूसरा केस बोलता क्या है? वेयर द प्रोसीड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस और इंटरेस्ट देयर exceed the amount of expenditure remaining unallowed। अब हम यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? वो कि हमारा यहाँ प्रोसीड अधिक है, हमारा बिजनेस जो ट्रांसफ़र करने के बाद कंसिडरेशन हमारा जो ट्रांसफ़र का कंसिडरेशन है वो किससे अधिक है? अधिक किससे है? एक्सपेंडिचर रिमेन अनअलाउड। पहला सिचुएशन क्या था? यहाँ पर कंसिडरेशन हमारा क्या था? कंसिडरेशन
कंसिडरेशन हमारा क्या था यहाँ पर, कंसिडरेशन हमारा कम था किससे, एक्सपेंडिचर रिमेन अलाउड, एक्सपेंडिचर रिमेन अनअलाउड से कम था। और यहाँ पर क्या है, एक्सपेंडिचर एक जो कंसिडरेशन क्या है, एक्सपेंडिचर जो रिमेन अनअलाउड से अधिक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ टैक्स, यहाँ पे इसको समझते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट, यहाँ टैक्सेबल इनकम हो जाएगा। द एक्सेस अमाउंट और एक्सपेंडिचर अलाउड टिल दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कनेक्शन विद द बिजनेस और टू ऑब्टेन इंटरेस्ट देयर इन एंड द एक्सपेंडिचर रिमेन अनअलाउड व्हिच एवर इज लेस शेल बी चार्जेबल टू टैक्स। यहाँ पे क्या होगा, इसको फॉर्मूला के थ्रू समझते हैं। चार्जेबल टू टैक्स एज प्रॉफिट एंड गेन्स इन द प्रीवियस ईयर इन विच सच बिजनेस और इंटरेस्ट देयर इन हैज बीन ट्रांसफर्ड। यहाँ पर टैक्सेबल क्या होगा, यहाँ पर हमारे केस में ये क्या है, यहाँ पर कंसिडरेशन अधिक है, कंसिडरेशन अधिक है तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर रिमेन अनअलाउड से, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इनकम हो जाए, इनकम है यहाँ पर। यहाँ पर जो दोनों का डिफरेंस है कंसिडरेशन, अब यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, बिजनेस हमारा टैक्सेबल इनकम कितना होगा, कि जो कंसिडरेशन रिमेन अनअलाउड की बात करते हैं हम यहाँ पर, इसमें लेस कर देंगे कंसिडरेशन और माइनस एक्सपेंडिचर रिमेन अनअलाउड, जो आउटकम आएगा यहाँ पे उसको क्या करेंगे हम, उसको कंपेयर किससे करेंगे, कि टिल द डेट हम जो एक्सपेंडिचर हमने अलाउ करा है, किसमें, टिल द डेट हमने जो एक्सपेंडिचर अलाउ करा है, एक्सपेंडिचर अलाउड टिल डेट, ये दोनों में जो कम होगा, ये दोनों में जो कम होगा, विच एवर इज लेस, वो हमारा क्या हो जाएगा, इनकम हो, टैक्सेबल इनकम हो जाएगा। जो मेन पर्पस क्या है, कि जो हमने खर्चे आज तक अलाउ कर हुआ है वो खर्चे हमें क्या हो जाएगा, वो मतलब बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अगर हमारा कंसिडरेशन अधिक है किससे, एक्सपेंडिचर रिमेन अनअलाउड से, तो जो कंसिडर आउटकम आया कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंडिचर रिमेन अनअलाउड, वो क्या करेंगे, उसको कंपेयर किससे करेंगे, एक्सपेंडिचर अलाउड टिल डेट, जो कंसिडरेशन जो आउटकम आया था और वो क्या हो जाएगा, और एक्सपेंडिचर रिमेन इन एक्सपेंडिचर अलाउड टिल डेट, वो दोनों में जो कम होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा टैक्सेबल इनकम हो जाएगा। अब आगे बताइए, द बिजनेस और इंटरेस्ट देयर इन इज ट्रांसफर्ड इन प्रीवियस ईयर इन विच द बिजनेस is no longer in existence, the taxability would be arise in the above manner as though the business is in existence in the previous year। अब हमने क्या करा है कि अगर ट्रांसफर कर दे कोई, अगर ऐसा होता है सिचुएशन कि बिजनेस अगर एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगा, तो जिस साल ट्रांसफर करेंगे बिजनेस को उसी साल वो प्रॉफिट, वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। अब तीसरा सिचुएशन क्या है, where the proceeds of the transfer are not less than the amount of expenditure incurred remain unallowed। तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, कोई डिडक्शन हमें मिलेगा ही नहीं। अगर यहाँ पर इनकम हो रही थी ना, अगर हमारा कंसिडरेशन अधिक हो रहा था किससे, एक्सपेंडिचर रिमेन अनअलाउड से, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, हमारा इनकम होगा, जहाँ इनकम होगा तो खर्चे तो आएंगे ही नहीं। No deduction for such expenses shall be allowed in the previous year in which business or interest therein is transferred or in respect of any subsequent previous year। हमने बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हैं, कंसिडरेशन अधिक आ रहा है, एक्सपेंडिचर रिमेन अनअलाउड कम आ रहा है, तो खर्चे उस साल अलाउ, कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होगा, डिडक्शन अलाउड क्या हो जाएगा, नील। चौथा केस क्या है, कि हुए द ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस और इंटरेस्ट कवर्ड नॉट कवर्ड अंडर टू, इसमें जो केस टू में कवर्ड नहीं है, उसमें क्या है, केस टू में कवर्ड नहीं है, उसमें क्या आ रहा था, उसमें केस टू में जो केस टू में जहाँ वही आ रहा था जो बात करा भी, कंसिडरेशन किससे अधिक है, एक्सपेंडिचर रिमेन अनअलाउड से अधिक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिडक्शन
वहाँ पर तो इनकम की बात कर रही थी, कर रहा था वहाँ पर। अब यहाँ पर जो कवर सेक्शन केस 2 में जो कवर नहीं है उसमें क्या जाएगा, डिडक्शन ऑफ the deduction of unallowed expenditure is reduced by proceed of the sale, the expenditure remain unallowed। डिडक्शन क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर अनअलाउड एक्सपेंडिचर माइनस सेल प्रोसीड। मतलब सिमिलरली केस 1 के तरह है ये, केस 1 के तरह है ये। अब दूसरा, अब दो सिचुएशन आते हैं जहां पर केस जो हमने डिस्कस करा 1 2 3 4 ये एप्लीकेबल नहीं होगा। एक कौन सा सिचुएशन है, अगर हमने ट्रांसफर ऑफ बिजनेस इन स्कीम ऑफ द अमलगमेशन, हमने अमलगमेशन के स्कीम में क्या करा है, बिजनेस को ट्रांसफर करा है। इफ द amalgamating company if the amalgamating company sell or transfer the business to the amalgamated company being an Indian company, amalgamated company क्या होगा यहाँ पर, इंडियन कंपनी होगा। अमलगमेटेड कंपनी कौन है यहाँ पर, इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी अंडर द स्कीम ऑफ द अमलगमेशन है। यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई अमलगमेटिंग कंपनी बिजनेस को सेल कर या ट्रांसफर करे किसको, अमलगमेटेड कंपनी को, मतलब जिसको ट्रांसफर हो रहा है वो उसको अमलगमेटेड कंपनी बोलेंगे। अगर वो अमलगमेटेड कंपनी क्या है, इंडियन कंपनी है, तो क्या होगा, अब इसमें इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में ये होगा कि मानो क्या है कि बिजनेस ट्रांसफर हुआ ही नहीं है जिस मैनर में जिसको जिस कंपनी ने एग्रीमेंट करा था उसी के अकॉर्डिंग अमलगमेटेड कंपनी को खर्चे अलाउ होंगे। इसको दोबारा पढ़ते हैं इसको। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42 विल अप्लाई टू अमलगमेटेड कंपनी एज दे वुड हैव अप्लाइड टू अमलगमेटिंग कंपनी। जो मतलब इसमें कैसे अप्लाई होगा, जो प्रोविजन अमलगमेटिंग कंपनी को टर्म एंड कंडीशन लग रहे थे वो अमलगमेटिंग कंपनी को पे लगेंगे। एज इफ द लेटर हैज नॉट ट्रांसफर द बिजनेस और इंटरेस्ट देयर इन, मतलब उसने अमलगमेटिंग कंपनी ने क्या करा है, अपने बिजनेस को ट्रांसफर नहीं करा है। ठीक है। सिमिलरली अगर डिमर्ज कंपनी में ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस इन स्कीम ऑफ द डिमर्जर, इफ द डिमर्ज कंपनी सेल और ट्रांसफर टू द बिजनेस क्या है, इसको रिजल्टिंग कंपनी, और यहाँ पर रिजल्टिंग कंपनी क्या हो जाएगी, क्या होना चाहिए यहाँ पर, ये इंडियन कंपनी होनी चाहिए। रिजल्टिंग कंपनी बीइंग इंडियन कंपनी अंडर द स्कीम ऑफ डिमर्जर। तो सिमिलरली होगा द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42 अप्लाई टू रिजल्टिंग कंपनी एज they would have applied to demerged company as if the latter has not transferred the business और इंटरेस्ट देयर इन। मतलब वही हो जाएगा जो कि मानो बिजनेस का ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, जिस टाइप के प्रोविजन एग्रीमेंट टर्म्स के अकॉर्डिंग खर्चे अलाउ हो रहे थे उसी टाइप के वही खर्चे किसको अलाउ हो जाएंगे, रिजल्टिंग कंपनी को अलाउ हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, टैक्स ट्रीटमेंट इन केस ऑफ 1 2 3 4 गिवन इन अबव विल नॉट अप्लाई टू द डिमर्ज कंपनी। डिमर्ज कंपनी में इसमें क्या होगा, जो यहाँ पर जो डिमर्ज कंपनी में जो टैक्स ट्रीटमेंट था, ट्रांसफर पे अगर टैक्सेबल हो रहा है कितना अलाउ होगा वो अप्लीकेबल नहीं होगा। अगर सिमिलरली यहाँ अमलगमेशन केस में क्या होगा, टैक्स ट्रीटमेंट इन केस ऑफ क्या है, ट्रीटमेंट इन केस ऑफ 1 2 3 4 given above will not apply in the amalgamating company। आई होप इस टॉपिक आप लोग समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो हमें क्या कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।